नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात में पुराने सीएम के साथ नई टीम ने ली शपथ। हर्ष संघवी बने डिप्टी सीएम। रवाबा जडेजा समेत 19 नए मंत्री को कैबिनेट की दिलाई गई शपथ। बिहार चुनाव में अमित शाह ने पटना में डाला डेरा। अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। पटना स्थित आवास पर चुनाव को लेकर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने एचएएल की नई जेट लाइन का अनावरण किया। तेजस MK-1A ने भरी पहली उड़ान। नासिक के आसमान पर पहली बार देखा तेजस MK-1A। छत्तीसगढ़ में 208 माओवादियों ने डाले हथियार। लाल आतंक से मुक्त हुआ उत्तरी बस्तर। 110 महिलाएं और 98 पुरुषों ने छोड़ा नक्सलवाद का रास्ता। विवादों के बीच हरिओम वाल्मीकि के घर पहुंचे राहुल गांधी। परिवार से की मुलाकात। पहले परिवार ने मिलने से किया था इंकार। राहुल ने योगी सरकार पर बोला हमला। ऑस्ट्रेलिया का अजय अकेला ढहाने कल पर्थ में उतरेंगी भारतीय टीम। दोनों टीमों के बीच कल पर्थ में होगा पहला वनडे मुकाबला। भारतीय प्लेयर्स ने प्रैक्टिस सेशन में जमकर बहाया पसीना। खबरों का सारथी। गुजरात से खबर आपको बता देते हैं। गुजरात में पुराने सीएम के साथ नई टीम ने ली शपथ। हर्ष संघवी बने डिप्टी सीएम। बता दें कि 19 नए मंत्रियों को कैबिनेट की दिलाई गई है शपथ। रवाबा जडेजा समेत 19 नए मंत्री हुए शामिल। उन्नीस मंत्रियों को दिलाई गई कैबिनेट की शपथ। हर्ष संघवी बने डिप्टी सीएम। वायुसेना की बढ़ी ताकत। राजनाथ सिंह ने एचएएल की नई जेट लाइन का अनावरण किया है। तेजस MK-1 ने भरी पहली उड़ान। नासिक के आसमान पर पहली बार दिखा तेजस MK-1। वायुसेना की बढ़ी ताकत। राजनाथ सिंह ने एचएएल की नई जेट लाइन का अनावरण किया। राजनाथ सिंह ने तेजस MK-1A ने भरी पहली उड़ान। बिहार चुनाव में अमित शाह ने पटना में डाला डेरा। शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। पटना स्थित आवास पर चुनाव को लेकर हुई चर्चा। आगामी चुनावों को लेकर हुई चर्चा। बिहार चुनाव में अमित शाह ने बिहार में डाला डेरा।
शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। पटना स्थित आवास पर चुनाव को लेकर हुई चर्चा। पटना स्थित आवास पर हुई चर्चा। बिहार चुनाव में अमित शाह ने पटना में डाला डेरा। शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद के कृषिपाल गुर्जर ने एचएसवीपी के सहयोग से 15,000 पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने से न केवल पर्यावरण स्वच्छ रहता है बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले। पेड़ न केवल ऑक्सीजन का स्रोत है बल्कि ये जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। इस मौके पर मंत्री गुर्जर ने हरियाणा सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर खुशी जाहिर की और राज्य सरकार के किए गए विकास कार्यों की सराहना की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम, उसके निमित्त पूरे देश में अरबों की संख्या में पेड़ लगाने का काम लोग कर रहे हैं। उसी निमित्त लगातार पिछले 2 महीने से हमारे फरीदाबाद में एचएसवीपी हो, नगर निगम हो, पीडब्ल्यूडी हो, सब विभाग यहाँ पर अधिक से अधिक पेड़ लगा रहे हैं और आज इससे पहले भी हजारों पेड़ एचएसवीपी ने यहाँ पर लगाए हैं। खबर नौहर से है, जहां पर जैसलमेर बस दुखांतिका के बाद प्रदेश का पूरा परिवहन अमला हरकत में है। इस कड़ी में नौहर का परिवहन विभाग भी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। विभाग के कार्यवाहक डीटीओ हेतराम शीला ने बताया कि विभाग के 2 उड़न दस्तों ने कार्रवाई करते हुए 15 बसों की जांच पड़ताल की, जिनमें से कई बसों में विभिन्न कमियां पाए जाने पर उनका चालान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से नियमित रूप से बसों की जांच की जा रही है और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से समय रहते बचा जा सके। उन्होंने बताया कि आगे भी लगातार परिवहन विभाग अभियान जारी रखेगा। नौहर परिवहन कार्यालय के क्षेत्र में 15 अक्टूबर 2025 को 2 उड़न दस्ते के द्वारा कुल 22 बसों की चेकिंग की गई, जिसमें 7 बसों में कुछ कमियां पाई गई और चालान किए गए। 7 बसों में इमरजेंसी डोर इस तरह की कार्रवाई की गई है। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली एनसीआर सहित दिल्ली से लगते इलाकों में दिवाली पर पटाखे चलाने को लेकर गाइडलाइन जारी करने के साथ ही टाइम और तारीख भी तय कर दी गई है। इसके अलावा हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड ने हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में पानी, हवा, मिट्टी, ध्वनि के सैंपल लेकर जांच शुरू की है, जिनकी जांच रिपोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड सबमिट करेगा। इन्हीं जांच रिपोर्ट के आधार पर अगली दिवाली पर गाइडलाइन जारी हो सकती है।
सामने। जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी आदेश पारित किया है और डायरेक्शन आई है 15 अक्टूबर की, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रीन क्रैकर्स ही अलाउड हैं और उसमें लड़ी वगैरह जो जलाते हैं वो अलाउड नहीं है। तो इसमें 3 दिन सेल के लिए परमिशन दी है ग्रीन क्रैकर्स की सुप्रीम कोर्ट ने 18, 19, 20 3 दिन के लिए, और वो भी डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही सेल की परमिशन है। और सेल भी वही रिटेलर कर सकते हैं जिनके पास नीरी के साथ रजिस्ट्रेशन हो और पैसों जो पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से वो उनको अनुमति प्राप्त हो। खबर सिवनी से है, जहां पर शासकीय पीजी कॉलेज में कई सालों से भारी गोलमाल किया जा रहा है। निर्माण कार्य से लेकर सामग्री क्रय और फोटोकॉपी के नाम पर फर्जी बिल लगाकर कॉलेज प्रबंधन और मुख्य लिपिक मिलकर शासकीय राशि का बंदरबाट कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस महेश फोटोकॉपी के नाम पर बिल लगाए गए हैं शहर के मौजूद क्षेत्र में है ही नहीं। ऐसे में स्थायी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त चपरासियों के खातों पर ही लाखों रुपए की राशि डालकर गोलमाल किया जा रहा है। अहम बात तो यह है कि कई सालों से इस कॉलेज में भाजपा नेता जन भागीदारी के अध्यक्ष है। इसके बावजूद घोटाले का खेल चल रहा है। वही फर्जी बिल, वाउचर और चेक काटकर राशि निकालने वाले मास्टरमाइंड मुख्य लिपिक बीसी सनोडिया कॉलेज के सरकारी दस्तावेज और वित्तीय प्रभार दिए बिना ही 15 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बारे में आज तक किसी ने कोई बात नहीं की, और जब से मैं आया हूं 2023 से इस तरीके का एक भी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं स्वयं ही बहुत सावधानी से काम करता हूं, और यदि आपके कथन में सच्चाई है तो आप बताएं सत्यमार्ग, तो फिर मैं उसमें जांच करवाऊं कि मेरे कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं 23, 22, 23 की, तो मैं तो इस बात को स्वीकार कर नहीं सकता हूँ कि मेरे कार्यकाल में ऐसा हुआ होगा, और संभव ही नहीं है। खबर मुरैना से है, जहां ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मुरैना में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लिंग परीक्षण के गैर कानूनी धंधे का पर्दाफाश किया है। टीम ने स्टिंग ऑपरेशन के दौरान मुख्य आरोपी संजू शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस काले धंधे का खुलासा करने के लिए एक महिला को ग्राहक बनाकर भेजा और पूरे गिरोह का सफल स्टिंग ऑपरेशन किया। आरोपी संजू शर्मा, जो कि शिक्षा विभाग में चपरासी के पद पर पदस्थ है, वो अवैध रूप से लिंग परीक्षण का कार्य कर रहा था। आरोपी संजू शर्मा ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गढ़वारापुर इलाके में एक मकान किराए पर ले रखा था, जहां वो गैर कानूनी काम संचालित कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके से आरोपी को पकड़ा और उसे स्टेशन थाना क्षेत्र के पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके। खबर रतलाम से है, जहां पर विडाथोन 2025 के लिए मध्य प्रदेश के 4 स्कूलों को चयन स्पॉटलाइट स्कूलों के रूप में किया गया। जिन स्कूलों का चयन किया गया उनमें शासकीय कमला नेहरू सांदीपनी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीटी नगर भोपाल, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल, शासकीय सांदीपनी विद्यालय रतलाम, शासकीय सांदीपनी विद्यालय नौगांव, जिला छतरपुर शामिल। इस कार्यक्रम के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए। आत्मनिर्भर भारत के तहत बिल्डथॉन 2025 में रतलाम का जो सांदीपनी विद्यालय, शासकीय सांदीपनी विद्यालय विनोबा रतलाम को एक स्पॉटलाइट के रूप में चुना गया है, और ये स्कूल अन्य स्कूल के लिए प्रेरणा रहेगा। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि हम 4 थीम पर बच्चे अपना प्रोटोटाइप बनाएंगे। ये 4 थीमें स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल,
आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध भारत। इसके तहत हमारे 125 बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड कराया है और ये अपना प्रोटोटाइप 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन करेंगे। यदि ये बच्चे चयनित होते हैं तो पूरे भारत में 10 विद्यार्थियों को 1 करोड़ के आसपास पुरस्कार मिलेंगे। इसके हमने बनाया है कि वेस्ट च्युइंगम वेस्ट, क्योंकि हर दिन इंडिया में अप्रॉक्स एवरेज 3 करोड़ च्युइंगम वेस्ट निकलता है। 3 करोड़ लोग डेली च्युइंगम्स खाते हैं और वो च्युइंगम्स रोड पे चिपक जाता है, हमारे जूतों में चिपक जाता है और कुछ स्कूल स्टूडेंट्स बेंच के नीचे भी चिपका देते हैं। लेकिन हमने इस चीज़ को देखते हुए हमने आइडिया क्रिएट किया है कि च्युइंगम वेस्ट से हम रोड रिपेयर कर सकते हैं और शूज़ के सोल्स बना सकते हैं और स्टेशनरी आइटम और फ़ोन्स कवर्स भी बना सकते हैं। खबर दुर्ग से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आत्मनिर्भर भारत की ओर तेजी से अग्रसर है। हाल के ऐतिहासिक जीएसटी क्रांति और उससे पहले आयकर की दरों में ऐतिहासिक छूट देकर सभी तरह के कर कानूनों का सरलीकरण कर मोदी जी ने विकसित भारत की राह को प्रशस्त किया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि नागरिकों को राहत, व्यापार, सुगमता, कर सरलीकरण का अंतिम ध्येय भारत को विकसित बना देता है। भारत इतनी पायदान की इकोनॉमी बनना चाहता है, 2047 में हम विकसित भारत बनना चाहते हैं। इसको लेकर हमारी आत्मनिर्भरता जितनी बढ़ेगी उतना अधिक भारत सभी दृष्टि से सशक्त है और लगातार प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए डिफेंस सेक्टर में हम लोग बहुत तेजी से हम लोग मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल मेडिसिन के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में उसका अच्छा प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। अभी भी लोकल स्तर पर हम कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं लोकल फॉर वोकल। लखनऊ से खबर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन जारी। किसानों का कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन, मांगों को लेकर किसानों ने की नारेबाजी। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर जताया गया रोष। बता दें कि खाद्य, बिजली, पानी, आवारा पशुओं को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ से खबर, भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन, किसानों का कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन। बता दें कि मांगों को लेकर किसानों ने की नारेबाजी। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपकर जताया जा रहा है रोष। खाद्य, बिजली, पानी, आवारा पशुओं को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सामने आइए पाल भाई। डीसी साहब से, नगर आयुक्त से और डीएम साहब वार्ता के लिए समय भी मांगा है। तीनों चीज़ों के लिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप दीपावली का त्यौहार मना लीजिए, क्योंकि किसान तो मना नहीं पाएगा। उसके बाद हम लोग आपके साथ बैठ करके वार्ता करेंगे और कोशिश करिए कि प्रशासन कम से कम महीने में लोकल की समस्याएं भी हैं। हमारे किसानों के ऊपर अभी हाल में ही एक मुकदमा दर्ज किया गया। लखनऊ से खबर, जहां पर सपा ने एमएलसी का एक और प्रत्याशी घोषित किया है। लखनऊ शिक्षक खंड एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित। सुशील कुमार पटेल सपा से प्रत्याशी घोषित हुए। सपा ने एमएलसी का एक और प्रत्याशी किया घोषित। सपा ने एमएलसी का एक और प्रत्याशी किया घोषित। सुशील कुमार पटेल सपा से घोषित हुए प्रत्याशी।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वल्लभ भाई की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यशाला में सम्मिलित हुए। सरदार पटेल की कार्यशाला में आए हुए संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच को बताया जाएगा। के न्यूज संवाददाता ने बात की राजा मनकेश्वर सिंह, राज्य स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को भव्य रूप में आज मनाया जा रहा है। आज 150वीं जयंती है और इस समारोह का भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ संगठन के द्वारा पूरी तरीके से आयोजित किया गया है। आइए हम स्वास्थ्य मंत्री जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं आज का प्रोग्राम। निश्चित तौर पर आप देखें जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भूमिका रही, भारत जिस स्तव में वास्तविक स्थिति में है, आज़ादी के समय जिस तरीके से रजवाड़ों से बात करके और उनका सबका विलय करके एक बहुत बड़ी भूमिका उनकी थी और जिसको कांग्रेस ने भुला दिया। आज हम सब लोग उनकी 150वीं जयंती पे उनके उस कोशिश को हम लोग पूरे जन जन तक पहुंचाएंगे और बहुत ही सौहार्द के साथ, बहुत ही उसके साथ हम लोग उनकी जयंती को मनाएंगे। हमेशा सरदार वल्लभ पटेल जी आत्मनिर्भरता की बात करते थे, उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी चीज़ है और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस पिछले 11 वर्षों में भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है हर क्षेत्र में, और किसी भी राष्ट्र के लिए आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है और हम सबको पूरा विश्वास है कि 2047 तक भारत पूरी तरीके से विकसित राष्ट्र व आत्मनिर्भर राष्ट्र बन के उभरेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो सोच थी उस सोच के अनुसार ये आज कार्यशाला रखी गई है और जहां पर संगठन से लेकर के बीजेपी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं सब लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस संदेश के माध्यम से ये कार्यशाला आज चलेगी। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर सरकार के द्वारा प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को भव्य रूप से मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की हर जगह पर कार्यशाला का आयोजन होगा। लखनऊ में हुए कार्यक्रम में मंत्री बेबी रानी मौर्य भी शामिल हुई। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे पर्व के रूप में मना रही है। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह का अभियान है। यहाँ कार्यशाला के तौर पर देखा जा सकता है कि सभी मेंबर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे मंत्रीगण भी पहुंचे हुए हैं। आइए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इस कार्यशाला में आए हुए हैं। कार्यक्रम में मंत्री बेबी रानी जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप इस कार्यक्रम में आई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका आज़ादी में भी योगदान था, उनकी 150वीं कार्यशाला आज उत्तर प्रदेश में हो रही है। एक भारत, आत्मनिर्भर भारत को लेके इस कार्यशाला को करेंगे और उनके जो आदर्श हैं, उनके जो विचार हैं, उनको कैसे नीचे तक पहुंचाएं जिससे भारत एक रहे, आत्मनिर्भर बने। इसी के लिए इस कार्यशाला को आज किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मंत्री बेबी रानी जी का साफ तौर से ये कहना है कि इस कार्यशाला के माध्यम से और के माध्यम से एकता और निर्भरता की बात उनके द्वारा की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, 150वीं जयंती है, जिसको लेके ये कार्यक्रम है। हर एक संदेश यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता के लिए यहाँ से दिया जाएगा। अब ये देखना है कि किस प्रकार से उन मैसेज को जो है जनता जो है स्वीकार करती है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी के सभी बड़े नेता मंत्री इस कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के कामों को याद करते हुए स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करने की पहल पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव शामिल हुए। के न्यूज के साथ बातचीत में कपिल देव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे पर्व के रूप में मना रही है। आइए हम उन तस्वीरों को दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह का अभियान है। यहाँ कार्यशाला के तौर पर देखा जा सकता है कि सभी मेंबर यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पे मंत्रीगण भी पहुंचे हुए हैं। आइए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर इस कार्यशाला में आए हुए हैं। आइए कपिल देव जी हमारे साथ इस समय हैं। मंत्री जी ये बताइए आपका प्रोग्राम है। देखिए हम सबके अग्रज, हम सबके प्रेरणा स्रोत सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती आ रही है। प्रतिवर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, संगठन के नेतृत्व में उनकी जयंती को बहुत धूमधाम से मनाने का काम करते हैं। उसी में ही इस बार का जो विशेष कार्यक्रम है एक भारत आत्मनिर्भर भारत, उसी क्रम में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती। ये 150वीं जयंती है ना, हमारे और भी उत्साह का, प्रेरणा का ये प्रसंग है और जिसको लेकर कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। उसी में ही आज ये बैठक प्रदेश की यहाँ पर है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आज प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन मंत्री जी और अन्य हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का काम करेंगे। एक बड़ा उत्सव सरदार पटेल जी की जयंती पर मनाने का काम करेंगे। देश में एक सूत्रता में कैसे बंधे, एक सूत्रता के सूत्र में कैसे बंधा रहे। सरदार पटेल जी ने जिस प्रकार से प्रदेश की, हिंदुस्तान की सब रियासतों को एक सूत्र में जोड़ करके इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया, तो उनकी प्रेरणा, उनका योगदान ये देश कभी भूल नहीं सकता। उनका योगदान हमेशा हम सबके लिए है। ये उनकी जयंती को बहुत उल्लास के साथ हम सब मनाने का काम करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है, 150वीं जयंती है, जिसको लेके ये कार्यक्रम है। हर एक संदेश यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश की जनता या देश की जनता के लिए यहाँ से दिया जाएगा। अब ये देखना है कि किस प्रकार से उन मैसेज को जो है जनता जो है स्वीकार करती है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी कार्यशाला का आयोजन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। क्योंकि अगर भारत एक रहेगा तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बहुत जल्दी बनेगा। भारत के अंदर जो सामर्थ्य है, भारत की जो शक्ति है, वह शक्ति पुनः भारत को एक विकसित भारत के रूप में बना देगी। इस भय से वे भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते थे, लेकिन भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के उपरांत जो स्वतंत्र भारत हमें प्राप्त हुआ, उस भारत में सौभाग्य से गृह मंत्री के रूप में और देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा एक सशक्त नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ। और उन्होंने उस समय अपनी सूझबूझ से भारत के अंदर 563 देशी रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके भारत की एकता को मजबूती प्रदान किया। उस समय की 2 रियासतें, गुजरात राज्य की जूनागढ़ और उस समय के आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, ये 2 रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में शामिल होने में आनाकानी कर रही थी। उनको भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से भारत गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज जो भारत का स्वरूप हमें दिखाई देता है, या भारत की जो एकता आज हमें दिखाई देती है, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, यह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण है। और इसलिए उनकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनकी जन्म जयंती को प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। आज लगातार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से शासित केंद्र और राज्य सरकारें पूरे देश के अंदर
एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में बना करके विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन वहीं बहुत सारे ऐसे तत्व भी हैं, राजनीतिक दल भी हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा जो साजिश की गई थी, फूट डालो राज करो, उसको अंगीकार करके लगातार इस अभियान में लगी हुई है। आप देख रहे होंगे, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जितने भी दल हैं, वे अपने अपने राज्यों में लगातार इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। जाति विद्वेष के आधार पर समाज को लड़ डालना, सोशल मीडिया अकाउंट पर फेक प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके आपस में जातीय द्वंद्व को खड़ा करने की साजिश करना, आपस में ही समाज के अंदर किसी न किसी कारणों से विवाद को आगे बढ़ाने के लिए पार्टियों को प्रेरित करना, जिससे समाज एक न रहे। और उस साजिश में जब इंडी गठबंधन, उनसे जुड़े हुए राजनीतिक दल और उनके लोग जब इस साजिश में स्वयं संलिप्त हों, उन स्थितियों में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी साजिश से समाज को अवगत कराते हुए हम भी पूरे सामाजिक एकता को मजबूती बनाए रखने के लिए अपने कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं। और मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने इससे अच्छा अवसर नहीं आ सकता, जो अवसर सरदार साहब की पावन जयंती के अवसर पर आया है। 31 अक्टूबर को हर जनपद में भारतीय जनता पार्टी रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम आयोजित करती है। हर जनपद में होता है, बड़े पैमाने पे होता है, हर स्तर पर लोग कराते हैं। यह कार्यक्रम तो होना ही है, लेकिन इन कार्यक्रमों के साथ साथ कुछ नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं। जैसे 1 नवंबर से 26 नवंबर तक हर विधानसभा स्तर पर 8 से 10 किलोमीटर की एक पदयात्रा, जिसके बारे में अभी संगठन महामंत्री जी बता रहे थे। ये हमारे विधायक के लिए भी, और जिन विधानसभाओं में हमारी स्थिति कमजोर रही है, उन विधानसभाओं में भी सक्रिय होने की दिशा, समाज के विभिन्न तबकों को, इसमें आर्मी से जुड़े हुए रिटायर्ड लोगों को भी आप बुला सकते हैं, इसमें हमें अन्नदाता किसानों को भी हम जोड़ सकते हैं, श्रमिकों को हम जोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए आनुषंगिक संगठनों को इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड और इनसे जुड़े हुए तमाम अन्य संगठन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और अच्छा होगा कि 8 से 10 किलोमीटर की इस पद यात्रा में बिना किसी पार्टी और नेता के जय जयकार करने की बजाय अगर हम भारत माता की चार करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वंदे मातरम का स्लोगन को गाते हुए राष्ट्र धुन के किसी गीत के साथ अगर इस पद यात्रा को निकालेंगे, दौड़ नहीं है ये पद यात्रा है। देखिए 31 को रन फॉर यूनिटी है, लेकिन 1 से लेकर 26 नवंबर को, 26 नवंबर के बीच ये पद यात्रा, जिसका स्वरूप के बारे में विस्तार से संगठन महामंत्री जी बता रहे थे कि हमें हर 2-2 किलोमीटर पे एक पड़ाव, वहां पे विश्राम के बहाने संवाद और फिर समापन के अवसर पर एक सभा। ये समाज को जोड़ने के लिए और अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ा माध्यम होता है। जो लोग जाति के नाम पर बांट रहे हैं, समाज के वातावरण को दूषित करने का कार्य कर रहे हैं,
उन लोगों से समाज को अवगत कराने और जागरूक करने के लिए सरदार साहिब जैसा विराट और विशाल व्यक्तित्व को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी अगर इस अभियान को आगे बढ़ाती है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाती है, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी समाज के लिए भी और सरदार साहब के प्रति। और बता दें आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर 150वीं जयंती बीजेपी धूमधाम से मना रही है। इसको लेकर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और इसी बीच आपको फर्रुखाबाद से खबर बता देते हैं। फर्रुखाबाद में बाइक पर पटाखों में विस्फोट। बाइक से अवैध पटाखे ले जाते समय हुआ विस्फोट। फर्रुखाबाद में बाइक पर पटाखों में हुआ विस्फोट। बाइक से अवैध पटाखे ले जाते वक्त हुआ विस्फोट। फर्रुखाबाद से खबर। बाइक से अवैध पटाखे ले जाते वक्त हुआ विस्फोट। बाइक से अवैध पटाखे ले जाते समय हुआ विस्फोट। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फर्रुखाबाद में बाइक पर पटाखों में हुआ विस्फोट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर? स्कूली बच्चे थे, एक बाइक पर आ रहे थे, तो उसपे एकदम अचानक विस्फोट हो गया। बीच में कोई सामान रखा था, पटाखे थे या क्या था, तो वो एकदम अचानक विस्फोट हुआ। तो वो तीनों लोग बाइक से गिर के एकदम गंभीर रूप से घायल हो गए। उसमें तुरंत वहाँ 108 सरकारी एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टाइम नहीं, वहां पर इलाज के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई है, वो भी अननोन में वहां दाखिल किए गए। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, वो अभी लोहिया के लिए वहां से रेफर कर दिया गया। लोहिया एम्बुलेंस पहुंचने वाली है और वो भी सीरियस है, बहुत गंभीर है। और 2 एक्सपायर कर गए इलाज के दौरान बच्चे। अभी उनका नाम पता या कुछ अभी ज्ञात नहीं है। सब 17-18 साल के बच्चे हैं अभी तीनों। सतीश जी, क्या ये अवैध पटाखों की वजह से हुआ है? क्या इस बात की पुष्टि हुई है? वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो उनको ये लग रहा है कि ये जो है, ये जो यहाँ के लोकल बने हुए धमाक टाइप के पटाखे होते हैं, वो वहाँ पे और लोग बच्चे भी चला रहे थे, वो उनके साथी, तो उसी का अनुमान लगाया जा रहा है कि वो किसी थैले में या उसमें रखे होंगे बाइक पे, अचानक विस्फोट हो गया उसमें। ठीक, तो वो जो है अभी पहुंच रहा है बच्चा लोहिया अस्पताल, तो उसका भी अभी अपडेट देते हैं हम, जो रेफर किया गया है। और वो जो है वहाँ 2 एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइक पर पटाखों में हुआ विस्फोट। 2 बच्चों की मौत हो गई है। बाइक से अवैध पटाखे ले जाते समय हुआ ये विस्फोट। बाइक से अवैध पटाखे ले जाते समय हुआ विस्फोट। फर्रुखाबाद में बाइक पर पटाखों में हुआ विस्फोट। बड़ी खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं। 2 बच्चों की मौत। बाइक में से अवैध पटाखे ले जाते समय हुआ हादसा। 2 लोगों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। दो लोगों की मौत और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। बाइक से अवैध पटाखे ले जाते समय हुआ विस्फोट। फर्रुखाबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। 2 बच्चों की मौत की खबर। और आपको सीधे ले चलते अटल कन्वेंशन सेंटर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। या भारत के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले हर भारतीय का संकल्प बनना चाहिए। अगर हम सब इस संकल्प का हिस्सा बनते हैं और इसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, कोई कारण नहीं कि आने वाला समय, जैसे आपने देखा होगा कि 1946-47 में जो ब्रिटेन और जो अंग्रेज भारत को विभिन्न टुकड़ों में बांटना चाहते थे,
भारत की अखंडता को चूर चूर करना चाहते थे। उन्होंने अपने लगभग 200 वर्षों के शासनकाल में भारत के अंदर प्रकार की तबाही मचाई थी। आपने देखा होगा जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा था। यह है भारत की उपलब्धि। और जब भारत इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, कोई कारण नहीं आने वाले समय में इस वित्तीय वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और 2047 में विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करते हुए भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। यह तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनेंगे। इसमें एक एक गतिविधि, एक एक कार्यक्रम का अपना महत्व होता है। स्वदेशी का भी उसमें अपना महत्व है। दीपावली के अवसर पर भी अगर आप कहीं जाएं या अपने घर के लिए खरीदारी करेंगे, कल धनतेरस है, कल भी खरीदेंगे, हमारा प्रयास होना चाहिए कि घर में जो भी हमारे मार्केट में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में हमारे कारीगरों ने, हमारे हस्तशिल्पियों ने तैयार किया है, बनाया है, वही खरीदें। कि अतिथि को देने के लिए जा रहे हैं तो उसी को दें जो लोकल स्तर पर हो, वो मिट्टी का हो, गोबर का हो या किसी भी अन्य स्थानीय कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने, जिसने भी तैयार किया, महिला स्वयंसेवी समूह ने बनाया होगा, ये पैसा सब उनके पास जाएगा। ये वहां की मजबूती में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर, इस महत्वपूर्ण कार्यशाला के अवसर पर, हमें जो भारतीय जनता पार्टी ने सरदार @150 यूनिटी मार्च के संबंध में जो प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है, इस कार्यशाला में आप सभी प्रदेश भर से आए हुए सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। आप सबको दीपावली और आने वाले उन सब पर और पर्व और त्योहारों की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं आप सबके प्रति देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मित्रों, वंदे मातरम के पूर्व मैं पश्चिम और ब्रज के और बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रभु श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के विकास को लेकर प्रतिबद्धता दिखाते हुए जिला सहकारी बैंक बांदा चित्रकूट के चेयरमैन पंकज अग्रवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर हुई, जहां दोनों राजनेताओं ने चित्रकूट के चौमुखी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की। चित्रकूट की सांस्कृतिक और धार्मिक महत्ता को दर्शाते हुए चेयरमैन पंकज अग्रवाल और जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी की भव्य प्रतिमाएं भेंट की है। खबर फतेहपुर से है, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विशेष विमान से चकेरी हवाई अड्डे पहुंचे। यहां से सड़क मार्ग से फतेहपुर पहुंचे। रायबरेली में चोर समझकर पिटाई किए जाने से मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से फतेहपुर में मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राहुल गांधी ने रायबरेली मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम वाल्मीकि के परिवार को फतेहपुर में मुलाकात के दौरान हरिओम वाल्मीकि की बहन राहुल गांधी से लिपट कर रोने लगी। राहुल गांधी ने 25 मिनट तक पिता, भाई और बहन से बातचीत की। बाहर निकलने पर उन्होंने कहा कि इस सरकार में उत्पीड़न सबसे अधिक हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में हत्या और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वो हरिओम के परिवार की रक्षा करें। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परिवार को धमकाकर वीडियो बनाया गया है, वे उनसे नहीं मिलना चाहते। फतेहपुर प्रशासन ने पहले ही हरिओम के परिवार को नौकरी और आर्थिक मदद दी है, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि ये कदम काफी नहीं है। उन्होंने मांग की है कि परिवार की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और लोग इस घटना पर सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी के पहुंचने से पहले शहर में पोस्टर भी लगे थे, जिसमें कहा गया था कि दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ।
जी। क्राइम परिवार ने नहीं किया जी। मतलब क्राइम इनके खिलाफ किया गया जी। और ऐसा लग रहा है कि ये अपराधी है। घर में बंद कर रखा है, डरा रहे हैं और ये सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे को, हमारे भाई को मारा गया है, पीछे चलो, मीडिया वीडियो लेकर उसकी हत्या की गई है। हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं और इनको घर से बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। अंदर लड़की है जिसको ऑपरेशन करवाना है, वो ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है क्योंकि सरकार ने उनको बंद कर रखा है। पूरे देश में दलितों पर अत्याचार, मर्डर, बलात्कार किया जा रहा है। भैया इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए। खबर संभल से है, जहां पर बहजोई विकासखंड के ग्राम मैथुरा धर्मपुर में धान की फसल की क्रॉप कटिंग का कार्य किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया स्वयं मौके पर पहुंचे और किसानों की फसल उत्पादकता का स्तरीय निरीक्षण किया है। उन्होंने किसान श्रीमती देव की पत्नी श्री हरज्ञान के खेत त्रिकोण मीटर क्षेत्र की धान की फसल की कटाई करवाई और निर्धारित मानक के अनुसार उसका वजन नपवाया। जिलाधिकारी डॉक्टर पेंसिया ने बताया कि क्रॉप कटिंग का कार्य सभी जनपदों में रैंडम तरीके से चुने गए खेतों में किया जाता है ताकि औसत उत्पादकता का सटीक आकलन किया जा सके। इन आंकड़ों को शासन को भी प्रेषित किया जाता है जिससे जिले की कुल उत्पादकता का सही अनुमान लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि उत्पादकता मानकों से कम पाई जाती है तो जिन किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाया है उन्हें इसका लाभ दिया जाता है। इससे सभी किसानों को अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराना चाहिए ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा या उत्पादन में कमी की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय किसान भी उपस्थित रहे। खबर सातपुली से, जहां पर श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में नगर में आयोजित 10 दिवसीय रामलीला मंचन का बृहस्पतिवार को झांकी के साथ समापन हो गया। इससे पूर्व रामलीला मंचन में कुंभकर्ण, मेघनाथ, अहिरावण और रावण वध का मंचन किया गया, जिसके बाद लंका में विभीषण का राज्याभिषेक करने के बाद श्री राम अयोध्या लौट आते हैं। अयोध्या में समारोह पूर्वक उनका राज्याभिषेक का मंचन किया गया। श्री राम मंचन के बाद समापन अवसर पर नगर के मुख्य बाजार में भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण की झांकी निकालकर प्रसाद वितरण किया गया। रामलीला मैदान से शुरू हुई झांकी नगर के मुख्य बाजार एवं मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान पर ही समाप्त हुई। ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और बाबा केदार का आशीर्वाद, मैं रामलीला 2011-12 से खेलता हूँ और छोटे छोटे पात्र बन के आज हम बहुत बड़े मंच पे पहुँच गए और नगर पंचायत अध्यक्ष जी जितेंद्र चौहान जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। देखिए जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये 78वीं रामलीला का जो समापन कल हुआ था 10वें दिन में, और आज हमने जो झांकी निकाली है, एक तो भरत मिलाप और राम का राज्याभिषेक जो आज हुआ है। देखिए जी, अब की बार जो ये 2025 की रामलीला हुई है, इसमें कहीं मतलब ये ऐतिहासिक रामलीला रही है, क्योंकि करीब करीब मेरे को लगभग, आज मेरी उम्र 46 साल की है, तो करीब करीब ये लगाइए कि 35 साल से मैं इस रामलीला से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें यह है कि 78वीं ये रामलीला खेली जा रही है, खेली गई है, आज इसका समापन हुआ। यहाँ पर बहुत अच्छा देखने को मिला है, पात्र भी अच्छे थे, व्यवस्था भी अच्छी थी, दर्शक भी अच्छे थे, श्रोता भी अच्छे और अच्छे लोगों ने बड़ा आनंद लिया। सर्वप्रथम तो मैं नहर घाटी रामलीला की समस्त अध्यक्ष और उनकी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने 12 दिन की इस तपस्या समझो आप इसको, बड़े जो जितने भी कष्ट होंगे उस कमेटी को झेलना पड़ा होगा। खबर बिजनौर से है के नजीबाबाद थाना क्षेत्र से है, जहां पर पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। उस पर कक्षा 5 की 9 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं।
पीड़िता गांव की दुकान पर कुछ सामान लेने जा रही थी। रास्ते में गन्ने के खेत के पास गांव का ही 30 वर्षीय आरोपी युवक पहले से ही मौजूद था। उसने छात्रा को रोका और जबरन गन्ने के खेत में ले गया। आरोपी ने बालिका के मुंह में मिट्टी भरकर उसके साथ दुष्कर्म किया ताकि वो शोर न मचा सके। इसी दौरान छात्रा की छोटी बहन भी उसके पीछे आ रही थी। उसने आरोपी को अपनी बहन को खेत में ले जाते हुए देख लिया। छोटी बहन के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नजीबाबाद में एक नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम किए जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा उनके परिजनों द्वारा दी गई तहरीरी सूचना पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थी। शाम के समय जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई संबंधित अभियुक्त एक आम की बाग में छिपा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल उसका घेराबंदी की गई। उसको आत्मसमर्पण हेतु निर्देशित किया गया, परंतु उसके द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया गया, जिससे उसके पैर में गोली लगी हुई है। उसे तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। और फर्रुखाबाद से खबर आपको बता देते हैं। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर अवैध पटाखा ले जाते वक्त चलती बाइक में बड़ा हादसा हुआ। कामगंज में 2 छात्रों की मौत और 1 घायल। सीपी तिराहे के पास बाइक हुई अनियंत्रित। गिरते ही हुआ जोरदार धमाका। ध्रुव और प्रयाग तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई है। दीपांशु यादव गंभीर हालत में घायल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, जिस तरीके से घटना हुई, एक तरफ जहां अवैध पटाखों को लेकर लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही है, ऐसे में बाइक में पटाखे ले जाते वक्त जो हादसा हुआ, क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, ये पूरा मामला फर्रुखाबाद जनपद से जुड़ा हुआ है, जहां कायमगंज जो कस्बा है वहां से जुड़ा हुआ। सीपी तिराहे चौराहे के पास जो 3 बच्चे थे, जो 3 छात्र थे, वो एक ही बाइक से दौड़ रहे थे और हाथ में दहमार लेकर उनको फोड़ रहे थे। इसी दौरान बाइक स्लिप होती है और बाइक स्लिप होने के बाद फिसलने के बाद जब बच्चे गिरते हैं, गिरने के बाद में एक तेज धमाका होता है। धमाके में जो 2 छात्र होते हैं उनकी मौत हो जाती है और एक इसमें गंभीर घायल होता है। घायलों की पहचान कराई जाती है, जिसमें घायलों की पहचान ध्रुव और प्रयाग तिवारी के रूप में होती है और एक जो अन्य तीसरा बच्चे छात्र था वो दीपांशु यादव गंभीर रूप से घायल, जिसे अस्पताल भेजा गया है। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और सीओ एसडीएम के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचता है और जांच में जुट जाता है कि घटना का कारण क्या है। लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अवैध पटाखे के बाद में जो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, वो उस कार्रवाई में कहीं ना कहीं प्रशासन फेल होता है और इस तरीके की एक बड़ी घटना सामने आती है, जिसमें 2 छात्रों की मौत हो जाती है और एक गंभीर रूप से घायल होता है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, फर्रुखाबाद में बाइक में अवैध पटाखे के चलते धमाका हुआ। 2 बच्चों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। दीपांशु यादव गंभीर रूप से घायल। सीपी तिराहे के पास बाइक हुई अनियंत्रित। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, यहाँ पर यह घटना हुई है। आपको बता दें कि इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये मामला अवैध पटाखों से जुड़ा बताया जा रहा है। सीपी तिराहे के पास बाइक अनियंत्रित हुई और उसके बाद तेज धमाका हुआ।
और देश की बात में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।